हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग जो नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लिए बायोलॉजी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन 1000 जो हम लोग को क्वेश्चन करना है, वो सीरीज़ जो चल रही है, आज उसका वीडियो नंबर 15 है। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और नेक्स्ट ईयर आने के 100% चांस हैं। तो आप लोग ये वीडियो क्वेश्चन कंप्लीट देखिए, लास्ट तक देखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसको आप ज़रूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 246 नंबर क्वेश्चन जो देखेंगे, कह रहा बायोम है। तो बायोम क्या होता है? बायोम जो होता है, बायोम का डिफिनीशन है, बायोम इज द रीजनल यूनिट ऑफ लैंड हैविंग स्पेसिफिक लैंड होता है एसोसिएटेड विथ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा और फना मतलब क्या होता है? प्लांट और एनिमल हो। जैसे कौन से बायोम? जैसे डिजर्ट बायोम हो गया, टुंड्रा बायोम हो गया, ये सब बायोम होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। बी कह रहा है जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करें। सी ऑप्शन स्थलीय वनस्पति, और डी ऑप्शन सागरीय वनस्पति। तो जीवों का वह समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करे, बायोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा सही लगाएंगे? बी ऑप्शन नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीवमंडल, बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? जैसे मान लीजिए, बायोस्फीयर जो होता है, ये लोकल इकोसिस्टम मिलके बायोस्फीयर को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे बायोस्फीयर, यहाँ बायोस्फीयर के बाद यहाँ बायोस्फीयर लिख दीजिए, बायोस्फीयर के बाद ग्लोबल, GLOBAL लिख दे रहे हैं, GLOBAL ग्लोबल इकोसिस्टम, ECO इको SYSTEM इकोसिस्टम मिलके बनाएगा क्या? लोकल इकोसिस्टम। लोकल इकोसिस्टम ही ग्लोबल इकोसिस्टम को बनाता है। तो लोकल इकोसिस्टम, ECO इको SYSTEM इकोसिस्टम। अब लोकल इकोसिस्टम कौन कौन है? लोकल इकोसिस्टम जो हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन वाला हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम जो जल में रहते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम। फिर उसके बाद मैन मेड इकोसिस्टम, जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। उसके बाद नेचुरल इकोसिस्टम होता है। ये सब मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एनर्जी का पिरामिड होता है। जो एनर्जी का पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग फर्स्ट ही सही करेंगे, ऑलवेज, सदैव सीधा, ऑलवेज अपराइट होता है। और इसमें इन्वर्टर जो दिया गया है पॉन्ड इकोसिस्टम का होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को रोका जाता है। अगर आपको सॉइल इरोजन रोकना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सॉइल इरोजन मतलब जो मिट्टी कटती है उसको रोकना है, तो आप क्या करिए? प्लांटिंग ट्री करिए, मतलब प्लांट को लगाइए। आप किस रीजन में लगाएंगे? जहाँ पे नेचर के, ऐसे भी लगाइए, लेकिन जहाँ मैक्सिमम वहाँ लगाइए जहाँ पे नेचर, मान लीजिए कहीं पे वन है, वहाँ नेचर उसको डिस्ट्रॉय कर चुकी है, उस स्थान पे लगाइए। तो आप एफॉरेस्टेशन करिए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एफॉरेस्टेशन मतलब ट्री प्लांटिंग, प्लांट को लगाना। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होती है? तो ग्रीन हाउस गैस देखना है हम लोग को। तो फर्स्ट ऑप्शन N2 डाई नाइट्रोजन दे रहा है, बी ऑप्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन NO2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या एकत्र जब हो जाती है तो क्या हो जाती है? ग्रीन हाउस काज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 के एकत्र होने से होता है। वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैस जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SO2 वायुमंडल के
के ऊपरी सतह पर जमा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं, इसी के ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस अगर गैस बढ़ जाती है तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। तो हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है, तो हम क्रम में बता दे रहे हैं, कौन डिक्रीजिंग आर्डर में बता रहे हैं कौन सबसे अधिक होता है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ग्रीन हाउस गैस में 60% होती है। और मीथेन जो होती है CH4 जो होता है ये कितना होता है? मीथेन को याद करेंगे 20% याद करेंगे, ये लिख लीजिए आप लोग। और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये 14% होता है। और एक होता है क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी N2O आप लोग लगा देते हैं, NO2 लगा देते हैं, तो आप हमेशा N2O लगाएंगे। N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये कितना % होता है? ये 6% होता है। आप लोग कहीं ये चारों नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है शकरकंद में स्वीट पोटैटो में क्या रूपांतरण होता है? तो कौन सा रूपांतरण होता है? जड़ का, बी ऑप्शन तना, सी ऑप्शन कलिका, डी ऑप्शन पुष्पांश। तो शकरकंद जड़ का रूपांतरण होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही करेंगे। बट इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप लोग ये लिख लीजिए, मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद का खाने योग्य भाग जड़ है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आलू पूछता है, आलू में क्या खाया जाता है? स्टेम, रूट तो हम लोग लगता है ज़मीन पे उगता, ज़मीन के अंदर रहता है, रूट खाते हैं। रूट नहीं, स्टेम उसका हम लोग खाते हैं। तो याद कर लीजिए, अदरक, हल्दी, ओल, अरबी, प्याज, आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। तना मीन्स स्टेम होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे वह भोजन नहीं लेता है, तो वह क्या कहलाता है? एपिफेटिक, पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक। तो जो एपिफेटिक होते हैं ये डिपेंड, तो एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, तो उसी को एपिफेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पैरासिटिक जो होते हैं वो तो होस्ट के अंदर रहते हैं, उन्हीं पे रहते हैं और उन्हीं से खाना लेते हैं। और मृतोपजीवी सैप्रोफाइट तो वो सड़े गले चीज़ों पे डिपेंड ही रहते हैं, वहीं से भोजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है। क्लाइंबिंग रूट कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है पान में, बी ऑप्शन ऑर्किड्स में, सी ऑप्शन सतावर में या डी ऑप्शन बरगद में। तो आरोहण मूल क्लाइंबिंग रूट जो होती है पान में ये पाई जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बरगद में स्तंभ मूल प्रॉप रूट भी कहाँ पाई जाती है पूछता है, तो बरगद के पेड़ में पाई जाती है। और क्लाइंबिंग रूट आप लोग एक एग्जाम्पल और याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक पूछता है, कभी कभी देता है ऑप्शन में, क्लाइंबिंग रूट POTHOS पोथास में पाई जाती है। पोथास का एक और मीनिंग है, ये भी पूछते हैं, मनी प्लांट कहते हैं पोथास को, MONEY, मनी PLANT, मनी प्लांट, पैसा वाला प्लांट को पोथास कहते हैं। ये क्लाइंबिंग रूट इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है? तो अभ्रूणपोषी बीज जो है वो फर्स्ट ऑप्शन दे रहा मक्का, बी ऑप्शन मटर, सी ऑप्शन गेहूँ, डी ऑप्शन धान। तो अभ्रूणपोषी बीज जो है मटर का है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बीजों का अंकुरण जब वह फल के अंदर ही होते हैं क्या कहलाता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन या ओबीपैरी या बीबीपैरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बीज फल के अंदर में अंकुरित होते हैं तब ऐसे अंकुरण को बीबीपैरी कहते हैं। जैसे नारियल एग्जाम्पल दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वैसा अंकुरण जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर में रह जाता है अधोभूमिक अंकुरण हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाता है, जैसे गेहूँ, धान, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 257 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और पूछा जाएगा। जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं। ऐसे प्लांट जो फ्लावर ओनली वन इन दियर लाइफ, अपने लाइफ में केवल एक बार फ्रूट एंड फल देते हैं, तो उसको कहते हैं मोनोकार्पिक। फर्स्ट ऑप्शन पॉलीकार्पिक दिया गया है, बी ऑप्शन मोनोकार्पिक, सी ऑप्शन क्लिस्टोकार्पिक और डी ऑप्शन पेरिकार्पिक। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट मोनोकार्पिक लगाएंगे। बी ऑप्शन नंबर, फर्स्ट नहीं, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पत्तियों में नहीं होते हैं। पत्तियों में क्या नहीं पाया जाता? फ्लोएम नहीं होता, लेंटिसेल नहीं होती, स्टोमेटा नहीं होता या द्वारकोशिकाएं नहीं होती। तो पत्तियों में जो लेंटिसेल होती है ये स्टेम में होती है, उड में होती है, लकड़ी में होती है, ना कि पत्ती में। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट करेंगे। पत्तियों में लेंटिसेल नहीं पाया जाता है। पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उड़ना वातोसर्जन कहलाता है, जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। यह क्रिया पत्ती के निम्न सतह पर उपस्थित रंध्रों मतलब एडेक्सियल और एबैक्सियल होती है। एडेक्सियल मतलब ऊपर भी पत्ती की होती है और एबैक्सियल नीचे भी पत्ती की स्टोमेटा होती है। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन उसी के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रबड़ क्षीर वाहिका लेटेक्स बेसल्स किस में मिलती है? जाइलम में, फ्लोएम में या कार्टेक्स में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। रबड़ क्षीर वाहिका जो होती है वो कार्टेक्स से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान है। जो जड़ से पार्श्व जड़ें निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? अंतःत्वचा से निकलती हैं, ये अंतःत्वचा से निकलती हैं, मूल त्वचा, या फिर बल्कुट कार्टेक्स या परिरंभ से। तो जो जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान है वो परिरंभ है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है। मेंडल से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर बार मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से 4-5 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे एग्ज़ाम में। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे। मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्यों सफल थे? तो ये कह रहा फर्स्ट ऑप्शन, उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, इसकी वजह से। उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, इसकी वजह से। या उन्होंने F3 जनरेशन तक अध्ययन किया। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। ये सभी नियम वो फॉलो किए थे मेंडल ने, इसीलिए वो सफल रहे थे। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा एवं F3 जनरेशन तक अध्ययन किया। तो ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं ये भी क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जो पूछा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पे वर्क किया? तो वो किए थे, लिख लीजिए, GARDEN, गार्डन पी पे वो वर्क किए थे। ऑप्शन में देता स्वीट पी और सब पी देता, लेकिन गार्डन पी आप याद कर लीजिए। जो बगीचे की मटर पे वो वर्क किए थे, क्योंकि वो बगीचे में ही वर्क कर रहे थे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कितने समय तक वर्क किए? तो कितने समय? 7 ईयर तक वो वर्क किए थे। कितने? 7 ईयर्स तक वर्क किए थे। ये भी पूछा जाता है कि कब से कब तक? 1856 से 1863 सन तक वो वर्क किए थे। 1856 से 1863 तक किए थे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मेंडल ने कितना ट्रू ब्रीडिंग लिया था? तो वो सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्लांट पे वर्क किए थे। कितना? 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी वो लिए थे। कितना? 14 ट्रू, TRUE, ट्रू BREEDING, 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी वो लिए थे। BARIETIES वैरायटीज़ लिए थे। तो ये 3, 4, 5 क्वेश्चन हम इसमें बता दिए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है प्रजनन के कारण, संलग्नता लिंकेज के कारण, या नाइट्रोजनी बेस के क्रम में परिवर्तन के कारण, या DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो DNA पे जीन होते हैं उनमें चेंज हो जाता है। तो DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जी म्यूटेशन क्या कौन दिए थे? ह्यूगो ड्यूबरीज ने सन 1901 में म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग एक क्लियर वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए। और अपने स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड्स, रिलेशनशिप और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि ये न्यू चैनल है। तो प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर करें। आगे वीडियो आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है अभी लॉकडाउन के बाद मैं करा पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूं, वो मेरे अभी हॉस्टल में हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स अच्छे कमेंट करें, जो कि मुझे भी मोटिव मिले और आपको भी क्या, आपको मतलब ये ना लगे कि मैं कमेंट कर रहा हूँ तो बुरा कमेंट कर रहा हूँ। तो student, thanks for watching complete video. Subscribe my channel and share my video. Thank you students.